अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब देखें कि इसमें क्या है कि मैथ डिफेक्ट। अब नाम से क्या पता चल रहा है कि मैथ का डिफेक्ट, या फिर इसे मैं मैथ डेफिसिट भी कहता हूं। ये आपकी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन मैथ डिफेक्ट को हम मैथ डेफिसिट भी कहते हैं। डेफिसिट का मतलब यही है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मैथ। अब क्या डिफरेंस ऑफ मैथ है, एग्जाम्पल पहले सुन ले, उसके बाद फिर डेफिनेशन देखेंगे। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बनता है हीलियम 2He4। फर्ज कर लें कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का जो टोटल मास है वो होता है, अगर मैं इन सबको ऐड करूं ना, इन चारों मैसेज को ऐड करूं, तो वो मैस बन जाता है फॉर एग्जांपल 4.15 किलोग्राम। ठीक है ना। तो मैंने एक एक को क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने आंसर देखा तो वो आंसर मेरे पास आ रहा था 4.15 केजी। ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर कंबाइंड मैस को देखते हैं, यानी हीलियम का, तो अब हीलियम का जो कंबाइंड मैस है वो भी कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 4.15। जाहिर सी बात है कि हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन है। अगर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि कंबाइंड मैस कितना होना चाहिए, 4.15। लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी के अंदर इसका मैस होता है 4.10 केजी। अब यहां पर ये जो डिफरेंस है ना, कि इंडिविजुअल मैसेस का सम 4.15 है, कंबाइंड मैस का सम 4.10 है, इस चीज को हम कहते हैं मैस डेफिसिट। अब यहां पर इशू ये कि मैस गया कहां, तो ये जब कॉम्बिनेशन होती है तो इस कॉम्बिनेशन में कुछ मैस जो होता है वो एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यूज टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर। तो ये जो आपके पास डिफरेंस ऑफ मैस है या डेफिसिट है मैस का, इसे हम क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट या मैस डेफिसिट कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें। तो डेफिनेशन के अंदर यही है, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसको हम न्यूक्लियॉन कह देते हैं। तो कहता है डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, इज कॉल्ड मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट। ठीक है। तो ये चीज क्या है कि हम ये कहते हैं कि जब ये मैसेज ऐड होते हैं तो ऐड होने के बाद उतना मैस नहीं आता जितना कि इंडिविजुअल मैसेज का होता है। इसी वजह से इसे हम मैस डिफेक्ट कहते हैं, या फिर इसको इस तरह भी कहा जाता है, द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियन। ठीक है ना। तो यही बात मैंने भी आपको बताई कि जो टोटल मास होगा न्यूक्लियस का वो हमेशा कम आएगा, किससे, जो भी इंडिविजुअल न्यूक्लियन के मैसेज हैं उनके सम से। इसे हम क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट कहते हैं। अब यहां पर इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, और मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए भी ये सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि पेपर में इसका न्यूमेरिकल आता है, इसको सॉल्व करने के लिए वो आपसे कहता है कि मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करें किसी भी एटम का, हीलियम का हो सकता है, ड्यूट्रॉन का हो सकता है, ट्राइटियम का हो सकता है, कुछ भी है तो वो आ सकता है। अब मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, डेल्टा एम, ये है मैस डिफेक्ट, ये इक्वल होगा किसके, जेड एम पी। जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड। ए होता है मैस नंबर, जेड होता है एटॉमिक नंबर। जब ए में से जेड निकलता है तो क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन नंबर, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैस ऑफ न्यूट्रॉन से। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल जो न्यूक्लियन है उनके मैसेस का सम। ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहां पे लिखूं, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इन दोनों का सम जो है वो आपके पास मैसेज का ये आ जाएगा। फिर इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, किसमें से, मैस ऑफ द न्यूक्लियस में से। तो जो न्यूक्लियस का मैस है उसमें से आपने इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो इसे ये जो डेल्टा एम, इसे हम क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एम एन मैस ऑफ न्यूट्रॉन, और इन तमाम को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल न्यूक्लियन का मैस। फिर इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मैस ऑफ न्यूक्लियस में से, तो आप जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा मैस डिफेक्ट के बारे में, कि इसके अंदर मैस में डिफरेंस आया है। ठीक है। और अब ये डिफरेंस किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलें इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये, फाइंड द मास ऑफ
mass defect of carbon atom C12। अब सबसे पहले तो ये है, C12 कार्बन जो एटम होता है उसे हम किस तरह लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं C612। और इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कार्बन में कितने? 6। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6। इसी तरह आपको इसमें ये पता चलता है कि एटॉमिक मास क्या है, तो वो है 12। इसी तरह आपको इसके अंदर ये पता चलता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो है 6। और क्या आपको ये बात भी पता चलती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखें किसी एटॉमिक न्यूक्लियस से आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहां पर अगर मैं देखूं कि कार्बन एटम में मुझे प्रोटॉन की तादाद पता है, न्यूट्रॉन की पता है, और कार्बन 12 का जो टोटल मास होता है वो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, और ये टेबल के अंदर गिवन है, ठीक है, तो कार्बन 12 का जो टोटल मास है वो होता है 12 U। ठीक है ना, ये वैल्यू है कार्बन 12 मास की, 12 के इक्वल होता है। अब यहां पर अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज भी लिख दें, और ये वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होंगी, ठीक है, और जो वैल्यूज गिवन है आपने वही पुट करनी है, क्योंकि इसके डेसिमल को भी आपने मिस नहीं करना, अदरवाइज इसकी वजह से आंसर में बड़ी वेरिएशन आती है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है 1.007276 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665U। ठीक है, ये मैसेज आपको गिवन है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मैसेज, और कंबाइंड मास ऑफ कार्बन कितना है? वो 12U के इक्वल है। अब मैस डिफेक्ट निकालना है, तो मैस डिफेक्ट का फार्मूला हमने जो लिखा था उसी को दोबारा रीराइट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने फार्मूला लिखा था कि ZMP प्लस A-Z और इसको आप माइनस कर देते हैं मैस ऑफ कार्बन से या मैस ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक है, मैस ऑफ कार्बन से, टोटल जो भी मैस है कार्बन का उससे। तो देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो Z जो है वो कितना है? तो वह है 6। और 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.007276 प्लस A-Z क्या है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.008665। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया इंडिविजुअल मैसेज का, या इंडिविजुअल जो न्यूक्लियन है उनके मैसेज का सम। फिर इसको आपने माइनस कर देना है किसमें से? 12 में से। ठीक है ना, तो अब आप ये करें कि सबके इसको जरा ऐड करके सॉल्व करें ना, मुझे बताएं कि डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी, और सारे डिजिट्स लिखने, मिस नहीं करना कुछ भी, ठीक है, और जो आए वो भी आंसर एग्जैक्ट। 0.095646। 0.09696 के बाद 95646। 95646। ठीक है जी, 95646U। अब जरा देखें कि ये जो हमारे पास मैथ आया है, अब बजाहिर तो होना तो ये चाहिए था कि इन, अगर हम कहें कि इंडिविजुअल मैसेज हैं उन्हीं से तो मिलकर कार्बन 12 बना था, तो आंसर में तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर ये डिफरेंस आया तो इसे हम क्या कहते हैं? मैच डिफेक्ट कहते हैं। और ये मैच डिफेक्ट आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है इट इज द अमाउंट, ये है वो अमाउंट जो कि किसमें कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में। इट इज द अमाउंट ऑफ मैस कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, जी जी बोला। सर हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, या फिर नहीं कम नहीं नहीं, डेसिमल प्लेस नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको आपने पूरा इसी तरह से लिखना है, क्योंकि अब जब आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्योंकि एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो C² से मल्टीप्लाई कर कर आती है, तो अगर आप इसके अंदर डेसिमल्स को चेंज करेंगे ना, तो आपके आंसर में बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। तो इसलिए आपने तमाम डेसिमल, पेपर के लिए भी याद रखें, जो पेपर में आपको जो मैसेज गिवन होंगे उन्हीं को आपने यूज करना है, एक भी डिजिट छोड़ना नहीं है, और जो भी आपके पास आंसर है उसको आपने कंप्लीट लिखना है, कोई डेसिमल आगे पीछे नहीं करना, अदरवाइज इसमें बड़ी वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि आपका मैथ्स किलोग्राम में नहीं है ना। अगर किलोग्राम में होता ना फिर वेरिएशन मसला नहीं करती, लेकिन ये है यूनिफाइड मैथ्स में, तो यूनिफाइड मैथ्स के अंदर जरा से भी डेसिमल चेंज हो गया आंसर में वेरिएशन आ जाएगा बड़ा। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब देखें, व्हेन द कार्बन इज, कार्बन न्यूक्लियस इज फॉर्म, कार्बन न्यूक्लियस इज फॉर्म,
तो अब इस चीज को अभी हम जो है जब एग्जाम्पल और असाइनमेंट कर रहे होंगे तब भी हम जरा सॉल्व करेंगे कि हीलियम का मास या हीलियम ट्राइटियम का जो मास डिफेक्ट है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि अगर आपको मास डिफेक्ट निकालना हो किसी कंबाइंड न्यूक्लियस का तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान होता है, सिर्फ क्या है आपको डेटा गिवन है और उस डेटा के अंदर जो वैल्यूज गिवन है आपने उसी को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये हो गया मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट को हम पढ़ते हैं इसलिए कि बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या करनी होती है, कैलकुलेट। बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट का बड़ा रोल है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से तो यही पता चल रहा है कि ये वो एनर्जी है जो कि क्या कर रही है, बाइंड कर रही है किसको, न्यूक्लियस को। तो वो न्यूक्लियॉन्स। मिनिमम एनर्जी, जी जी, न्यूक्लियॉन्स होगा ना। हाँ न्यूक्लियॉन बिल्कुल, मतलब यूं समझे ना, न्यूक्लियस एक कंबाइंड फॉर्म होती है ना। न्यूक्लियॉन तो हम ये कहते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे हमने ऊपर कहा था ना कि जो टोटल मास है वो हमेशा लेस होगा किससे, द सम ऑफ इन masses ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना, तो न्यूक्लियॉन में हम ये कहते थे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कहना हो तो हम क्या कहते थे कि वो क्या है, न्यूक्लियॉन है। ठीक है, जब वो फॉर्म हो गया तो उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस है। सही है। तो बाइंडिंग एनर्जी यस। वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस को फॉर्म होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो देखें इसके लिए, ये तो या तो आप इस तरह से कह लें कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड अ न्यूक्लियस टुगेदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आइसोलेटेड न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये क्या बात हुई, जरा इस बात को समझें। देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हीलियम बनने के लिए दो प्रोटॉन्स थे और दो न्यूट्रॉन थे। ठीक है ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। लेट से हर एक का मास 1 1 1 है, तो टोटल मास हो गया 4। जब ये न्यूक्लियस कंबाइन हुआ तो मेरे पास मास आ गया 3। अब मैंने कहा भाई ये तो जो मास है ना ये क्योंकि कम हो गया तो इसे मैंने कहा ये मास डिफेक्ट है। इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एम से। फिर मैंने कहा कि वो जो मैस कम हुआ है ना वो ये हुआ कि एक जो मैस है यानी 1 यूनिट का जो मैस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। ठीक हो गया। चले ये बात भी समझ आ गई कि भाई मैस जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब अगर इस न्यूक्लियस को वापस से आपने कन्वर्ट करना हो किसमें, इंडिविजुअल पार्टिकल में, तो इंडिविजुअल पार्टिकल तो तभी बनेंगे ना जब मैस यहाँ पर 3 के बजाय 4 हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। वो एनर्जी एक्चुअली इसके मास को क्या करेगी, पूरा करेगी। क्योंकि जब ये बना था तो एनर्जी निकली थी ना, वही एनर्जी जो थी वो मास वाली थी जो कि कन्वर्ट हुई थी। अब अगर आपको उस मास को वापस देना तो इसका मतलब एनर्जी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी और मास आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होता है। हम कहते हैं एनर्जी और मास के बारे में, ये एक ही क्वांटिटी के दो डिफरेंट फेसेस हैं। कभी वो क्वांटिटी आपको एनर्जी की सूरत में नजर आती है और कभी वो आपको क्वांटिटी मैस की सूरत में नजर आती है। जिस तरह से आप एनर्जी की कंजर्वेशन पढ़ते हैं उसी तरह मैस की भी कंजर्वेशन होती है कि वो भी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड अ न्यूक्लियस टुगेदर, या फिर आप इस बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आइसोलेटेड न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। जी जी बोले। मैथमेटिकली अब हम इसे किस तरह से लिखते हैं और इसको भी हम एक क्वेश्चन के जरिए सॉल्व कर कर देखेंगे। तो इसमें ये है कि आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है जो कि आपको रिलेट करती है एनर्जी और मास के बारे में, और उस एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि वो किसके बराबर होती है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के इक्वल। लेकिन यहाँ पर जो m है वो क्या है, ये m है मास डिफेक्ट। ठीक है, तो अब देखें कि हमने वो मैथ डिफेक्ट क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने यहां पर इस मैथ डिफेक्ट को क्या करना था, यूज करना था। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सी की स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास जो भी मैथ डिफेक्ट आता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वो आपको ये बता रहा होता है, इसका मतलब ये वो एनर्जी होगी जब ये मैथ बना होगा तो ये एनर्जी क्या हुई होगी, कन्वर्ट हुई होगी, जैसे हम क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस मेरे पास है और इस न्यूक्लियस को अगर मैंने तोड़ना है तो मैं क्या करूं, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करूं। और जब मैं इसे बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो पहले तो ये न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, जब मैं इसे बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस तरह से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह से एक इक्वेशन है जिसमें हम बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के साथ ऐड होते साथ ही क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी न्यूक्लियॉन्स को, और वो न्यूक्लियॉन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अब कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी,
कि इसको ब्रेक करने के लिए, तो उसे जरा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब यहाँ पर दोनों चीजें आ जाएंगी, जो पहले हमने पढ़ा वो भी हम कर लेते हैं दोबारा से, और बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। लेकिन अब किसकी आपने कैलकुलेट करनी है? हीलियम न्यूक्लियस की। जरा हीलियम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लें, क्या होता है 2He4। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हीलियम न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 2। मास नंबर क्या है? 4। न्यूट्रॉन नंबर क्या है? 2। इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? तो वो भी है 2। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है वो हीलियम की सारी चीजें मिल गई। मास के बारे में कर लें। तो जो मास होता है हीलियम न्यूक्लियस का, अगर आप इसको टेबल में देखें, तो जो हीलियम का मास है वो होता है 4 इसकी जो वैल्यू है वो गिवन होती है 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। ये मैं जरा टेबल इसका खोल लूं। हाँ जी, इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो हीलियम हीलियम का जो मास है 2He4, वो इक्वल होता है 4.002603। ठीक है, ये कंबाइंड मास है किसका? हीलियम का। मास ऑफ प्रोटॉन अभी भी ऊपर हमने लिखा था, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो वो है 1.007276 यू। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? तो वो है 1.008665। अब जरा देखें कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैच डिफेक्ट। तो मैच डिफेक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या करते हैं? Z को MP से मल्टीप्लाई करें, प्लस A माइनस Z को MN से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस कर दें मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि हीलियम में से। तो इसी तरह कैसे करेंगे? 2 × MP की वैल्यू 1.007276, फिर प्लस मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 2 हैं, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 × 1.008665। और मास ऑफ न्यूक्लियस जो वो कितना है? 4.002603। ठीक है जी। तो इसे आप सॉल्व करके डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताएं एग्जैक्ट क्या आएगी। 0.029279। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आपने जो वैल्यू बताई वो थी 0.0297 ऐसे ही है, टू सेवन यस सर। नाइन ठीक है, ये हो गया यू। अच्छा, अब हमने क्या करना है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एनर्जी का फार्मूला लिख देता हूँ, वो इक्वल है डेल्टा MC² के। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। कितनी है? 3 exponent 8 मीटर पर सेकंड और स्क्वायर। अब यहां पर ऐसा यूनिट मैंने स्पीड की मीटर पर सेकंड लिखी है, लेकिन अगर मैं मैस को यहाँ किलोग्राम में पुट नहीं करूंगा तो एनर्जी मेरे पास जूल्स में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इस मैस को, जो कि यूनिफाइड मैस है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे हम किस तरह से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे? तो देखें, इसका आसान तरीका यह है कि आपने अगर मैस से किलोग्राम में जाना है तो इस यूनिफाइड मैस को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 1.66 एक्सपोनेंट -27 kg से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। और ये कन्वर्जन का तरीका है किस तरह से, क्योंकि एक जो यूनिफाइड मास होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि ये कार्बन 12 का 12th पार्ट होता है। यानी किसी कार्बन 12 एटम के मास को अगर आप 12वें हिस्से की बात करें तो वो एक यूनिफाइड मास के बराबर होता है। तो यहां पर अगर इस यूनिफाइड मास को आपने क्या करना है? 1.66 एक्सपोनेंट -27 इसके अंदर पुट करना है, तो वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जरा पुट करके देखें। यही इसका आंसर आ रहा है, 4.86 एक्सपोनेंट -29। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। 4.860315 एक्सपोनेंट -29 किलोग्राम, ये इसका जो है वो आंसर है। तो अब ये करते हैं कि 4.860314 एक्सपोनेंट -29 kg, इसको आप क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 4.8603
4.860 एक्सपोनेंट माइनस 29। 4.37422826 एक्सपोनेंट माइनस 12 4.374 एक्सपोनेंट 2 माइनस 12 जूल। फिर अब यहां पर देखें, अब क्योंकि किलोग्राम और जूल्स के अंदर पूरी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ यूनिफाइड मैथ्स के लिए बताया था कि तमाम डेसिमल लिखना है। ठीक है, अब जब ये आंसर किलोग्राम में आ गया ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर 4.860 लिखा है, मैंने सारी वैल्यूज नहीं लिखी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि किलोग्राम में मैटर नहीं करता, लेकिन यूनिफाइड मैथ्स के अंदर जो है वो सारे डिजिट्स क्या करते हैं, मैटर करते हैं, वो आपने सारे लिखने होते हैं। इसी तरह जूल्स के अंदर भी आप चाहे तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वजह ये होती है कि यूनिफाइड मैथ्स को डायरेक्टली भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्या करें, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वैल्यू इस तरह भी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो इसलिए हम इसको कंप्लीट जो यूनिट इसके डेसिमल्स होते हैं उन सब के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा जी, तो बड़ा आसान है, बस आपने करना ये होता है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आधा काम तो वही मैच डिफेक्ट वाला है। और आपको क्या होगा, आपको कंबाइन मैथ का न्यूक्लियस पता होगा, इंडिविजुअल मैसेज के न्यूक्लियस पता होंगे। आप सबसे पहले मैथ डिफेक्ट निकालेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम से किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आपने E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, आंसर किस में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज है कि ये जो वन यूनिफाइड मास होता है, जिसे हम AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ये एनर्जी के अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कैसे आता है? मैंने अभी आपको बताया कि हम डायरेक्टली भी यूनिफाइड मास से जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं एनर्जी के अंदर। तो उस चीज को जरा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो आपको AMU से डायरेक्ट एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करनी होती है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 1 AMU है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो किलोग्राम में बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg के। एंड दिस इज द 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। जो वैल्यू है वो ये है। अब अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें, एनर्जी में, तो मैं एनर्जी के लिए वही फार्मूला यूज करता हूं, और वो है MC स्क्वायर। यहाँ पर जो मैथ है वो है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27, और C स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या होगी, एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी कितनी होगी, जरा इसे सॉल्व करके बताएंगे मुझे। 1.494 एक्सपोनेंट माइनस 10 1.494 एक्सपोनेंट माइनस 10 जूल्स। अच्छा, अब ये किस में आ गया, जूल्स। अब मुझे इसको ना कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे मेरे जो डेस्टिनेशन है वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप ये देखें, तो हमने ये बात पढ़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स के। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है। तो सोचें, अगर मैं एक जूल्स में बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो क्या करूंगा, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को डिवाइड करवा दूंगा, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 जूल्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो जूल्स है, इस जूल्स की जगह पर ये मैं पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर आसान लफ्जों में ये कहा जाए कि अगर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को डिवाइड करवा दिया जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं यही करता हूं कि ये जो एनर्जी है इसको मैं लिख देता हूं 1.494 एक्सपोनेंट माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो ये आ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जरा डिवाइड कर लें। 9.34 एक्सपोनेंट 8 9.34 एक्सपोनेंट 8 इलेक्ट्रॉन 8 वोल्ट। अच्छा, अब इसको हमने एक्सपोनेंट 8 है, सॉरी, एक्सपोनेंट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब इधर मुझे क्या चाहिए मुझे मेगा भी चाहिए। तो देखिए, मेगा को इसके अंदर सॉल्व करने के लिए अगर मैं ये पॉइंट को आगे डिस्प्लेस करूं, ठीक है, तो अगर हम इसको आगे डिस्प्लेस करेंगे, तो एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेसिमल जो होगा वो कम हो जाएगा। एक्सपोनेंट 8 क्या बन जाएगा, 934, और ये आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और एक्सपोनेंट 6 क्या होता है? मेगा। तो अगर आप देखें तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक एएमयू में, वन एटॉमिक मास यूनिट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? तो ये अप्रोक्सीमेटली 934 जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एएमयू के अंदर होते हैं। तो ये हमने कन्वर्जन की है कि एटॉमिक मास यूनिट और एनर्जी जो होती है वो जूल्स में तो होती है, लेकिन अगर उसने आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वो वैल्यू है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।